कक्षा 12 रसायन विज्ञान के पहले अध्याय का ये तीसरा सेशन है। पिछले दो सेशन आप हमारे YouTube के चैनल APIC क्लासेस पर देख सकते हैं। आज के इस सेशन में हम तीन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। पहला, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्रिस्टल संरचना के परमाणु त्रिज्याओं का निर्धारण। दूसरा, हम चर्चा करेंगे संकुलन दक्षता पर। और तीसरा, हम चर्चा करेंगे क्रिस्टल संरचना में जो तत्व प्रतिभाग कर रहे हैं उनके घनत्व का निर्धारण हम कैसे करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि पहला आज का टॉपिक है क्रिस्टल संरचना के परमाणु त्रिज्याओं का निर्धारण। एक चीज़ आप इसमें जान सकते हैं कि ये परमाणु त्रिज्या का निर्धारण किसके बीच में है, यानी त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या R और यूनिट सेल के कोर की लंबाई A, यानी R और A के बीच में, R एंड A के बीच में क्या संबंध है, इसके विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला जो यूनिट सेल आता है वो है सरल एकक कोष्ठिका, या इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। तो इसमें हम, जैसा आप पिछले सेशन में देख चुके हैं कि अगर इसका हम डायग्राम ड्रा करते हैं तो कुछ इस तरीके की संरचना बनती है। ये आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ। और सरल में क्या होता है, 8 कोने पर 8 परमाणु प्रतिभाग करते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये हमारा है सरल एकक कोष्ठिका। इसमें हम किन्हीं दो कणों के बीच में, दो परमाणुओं के बीच की अगर बात करते हैं तो एक हमारा परमाणु है वो यहाँ पर है जिसका केंद्र हमने बनाया ये। दूसरा हमारा परमाणु है वो यहाँ पर है जिसका केंद्र हमने बनाया ये थोड़ा सा गोला आप ऐसे बना सकते हैं। अब इसमें ये त्रिज्या R है, जैसा आप जानते हैं वृत्त की त्रिज्या, ये भी त्रिज्या R है। और ये जो कोर की लंबाई है वो है A। तो इसके बीच में, A और R के बीच में क्या संबंध है, हम देख रहे हैं जैसे कि A इक्वल टू R प्लस R दैट इक्वल टू 2R, या R इक्वल टू A बाई 2। ये हमारा एक संबंध बन रहा है जो सरल एकक कोष्ठिका में प्रतिभाग करने वाले परमाणु की त्रिज्या R और कोर की, उसके यूनिट सेल के कोर की लंबाई A के बीच में संबंध है। प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हमारा जो दूसरा यूनिट सेल है हमारा FCC, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, या इसको हम कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसमें अगर आप पिछला सेशन देखे होंगे तो उसमें हमने बनाया था, आप बना सकते हैं। मैं बार बार बना रहा हूँ इसलिए ताकि आप इसको आसानी से सीख पाएँ। ये हमारा है फलक केंद्रित यूनिट सेल की संरचना। और जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है, 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8। और इसमें प्रत्येक फलक, यानी 6 फलक होते हैं क्यूब में, तो इसके प्रत्येक फलक पर एक एक परमाणु व्यवस्था होती है। ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक पीछे मैं बना रहा हूँ और एक आगे मैं बना रहा हूँ। इस तरीके से 6 परमाणु इसके फलक पे हैं और 8 इसके कोने पे हैं। अब इसमें हम इसके
कोर की लंबाई और इसमें परमाणु की त्रिज्या के बीच में अगर गणना बनाना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा यहाँ पर बना रहे हैं। एक और कोई एक फलक हमने ले लिया, ये फलक है हमारा जिसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ये ऊपर वाला जो हमने इसको रंग दिया, इसमें क्या है, अगर इस तरीके की है संरचना ऊपर वाले की, तो एक कण तो यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है और एक बीच में है। पॉइंट का मतलब है उसका सेंटर पॉइंट, दूसरा कण यहाँ और तीसरा कण यहाँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये है R, यानी R, ये है 2R, 2R, और ये फिर तीसरा हो गया R, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये है 4R, 4R। और एक कोर की लंबाई A, और क्यूब है तो दूसरे कोर की लंबाई A, और इसको हम पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाते हैं तो क्या होता है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 4R का होल स्क्वायर। आसानी से जान सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसमें हम देख सकते हैं 2A स्क्वायर इक्वल टू 16R स्क्वायर, या A स्क्वायर इक्वल टू 8R स्क्वायर, या A इक्वल टू √8R स्क्वायर, दैट इक्वल टू 2√2R, या A इक्वल टू R इक्वल टू A/2√2। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं आप तो क्या पाते हैं, अगर ऊपर भी हम मल्टीप्लाई कर दें √2 से, नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं √2 से, ये हमारा बन गया A√2/4। ये हमारा दूसरा संबंध है, किसके लिए, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के कोर और उसमें प्रतिभाग करने वाले परमाणु की त्रिज्या R के बीच में संबंध। BCC यानी काय केंद्रित एकक कोष्ठिका या BCC में ये क्या है, इसकी संरचना कुछ कैसे है। जैसा आप जानते हैं इसके यूनिट सेल के अंदर एक परमाणु होता है और बाकी 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं। ये 4, 5, 6, 7, 8 और एक रहेगा इसके बीच में। तो जैसा आप कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन करिए जिस कमरे में आप बैठे हैं वह एक एकक कोष्ठिका है जो क्यूब के आकार की है, और इसमें बीच में, उस कमरे के बीच में एक परमाणु है। परमाणु चूँकि स्फेरिकल होगा, और दो यानी ऊपर के एक कोना और उसके नीचे अपोजिट डायरेक्शन का नीचे वाला दूसरा कोना, ये है हमारा। अब ये विकर्ण जानते हैं क्यूब का, ये घन का। अब इसकी जो संरचना होगी कुछ इस प्रकार की है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। एक तो ये और अब इसमें हमारा हमको निकालना है, ये क्या है, R और 2RA था, RA,
तो ये हो गया 4r, इसमें भी हो गया 4r, और ये इक्वल होगा किसके, स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक भुजा का, और दूसरा भुजा हमारा ये है, यानी a प्लस 2a स्क्वायर दैट इक्वल टू 3a स्क्वायर, या 16r स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, या a स्क्वायर इक्वल टू 16/3 r स्क्वायर, a इक्वल टू 4/√3 r, और r इक्वल टू क्या होगा, √3a/4। ये हमारा एक संबंध आ गया फलक नहीं सॉरी बॉडी सेंटर यूनिट सेल के लिए, उसमें प्रतिभाग करने वाले परमाणु की त्रिज्या r और उसके कोष्ठिका की भुजा a के बीच में संबंध। तो मैं इस तरीके से आप संबंध स्थापित कर सकते हैं। पहले में क्या था, r इक्वल टू a/2, दूसरे में क्या था, FCC में था आपका √2a/4, और तीसरे में आपका हो गया √3a/4। ये आसानी से आप याद कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगले सेशन मतलब अभी इसके आगे क्रम में मैं बात करता हूँ आपके जो संकुलन दक्षता है उसके ऊपर। तो संकुलन दक्षता, चूँकि पिछले सेशन में मैंने बताया था क्या होता है, इसमें प्रति एकक सेल यूनिट सेल में कितने परमाणु की आप व्यवस्था कर पाते हैं उसमें अच्छी तरीके से, यह उसकी संकुलन दक्षता है। उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा कर रहे हैं संकुलन दक्षता की गणना कैलकुलेशन कैसे करते हैं आप। तो सबसे पहले इसमें भी सरल एक मैं ले रहा हूँ सरल एकक कोष्ठिका के विषय में। जैसा आप जानते हैं उसका डायग्राम मैं पिछले अभी बनाया था, पीछे मैं बना चुका हूँ, और उसमें आप देख पाते हैं कि r, ये पहले देखें कि ये संकुलन दक्षता है क्या, क्योंकि प्रतिशत में गणना करते हैं। तो संकुलन दक्षता यानी पूरे यूनिट सेल का आयतन, तो वॉल्यूम ऑफ इसका सेल, और ये किसके रिस्पेक्ट में, तो एटम्स यानी जो ऑक्युपाइड है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड OCCUPIED, और इसको मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं 100 से, तो संकुलन दक्षता निकलती है प्रतिशतता में, तो परसेंटेज है संकुलन दक्षता। अब आप अगर सरल घन एकक सेल के लिए बात करते हैं, इसमें कैसे हम करते हैं, तो V ऑक्युपाइड क्योंकि जैसा आप जानते हैं सरल एकक कोष्ठिका में जो प्रतिभाग करने वाले परमाणु की संख्या है वो है एक परमाणु, और ये एक परमाणु का
अगर आयतन आप निकालते हैं, चूँकि परमाणु स्फेरिकल है तो आयतन क्या होता है आप जानते हैं मैथमेटिकली, 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ आर उस स्फेयर की त्रिज्या है और उसका वॉल्यूम हाफ सेल, यानी चूँकि घन के आकार है तो घन का आयतन इक्वल टू, चूँकि भुजा की लंबाई ए है तो ए इंटू ए दैट इक्वल टू ए क्यूब। अब इसको हम इस समीकरण में अगर रख दें तो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और ए आपने निकाला था सरल एकक कोष्ठिका के लिए 2r, तो इसको हम कर दें 2r और इसका क्यूब हो जाएगा, दैट इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, और ये 2 दूना 4 दूना 8 इंटू 8 आर क्यूब, ये हो गया कितना, कट जाएगा 4 2 जा आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, और ये हो गया पाई/6, पाई का वैल्यू जानते हैं 3.14/6 दैट इज इक्वल टू 0.5 और 2। अब परसेंटेज अगर निकाल दें, संकुलन दक्षता की प्रतिशतता में निकालेंगे, ये हो जाएगा 0.52 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 52%, यानी सरल एकक कोष्ठिका में जो संकुलन दक्षता है वह है 52%। और इसी प्रकार हम गणना करेंगे बॉडी सेंटर्ड के लिए और फेस सेंटर। तो बॉडी सेंटर्ड या फेस सेंटर को ये पहले फेस सेंटर ले लें, या इसमें हमको चाहिए क्या कि इस एकक कोशिका में प्रतिभाग करने वाले परमाणु की संख्या, तो जैसा आप जानते हैं इसमें होता है तो ये कहलाता है रैंक भी कहलाता है, ये 4 हो गया, और वही फार्मूला इसमें भी लगेगा, तो 4 इंटू 4/3 पाई